आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और मैं इस वक्त 26 साल का हूँ। मेरी यह कहानी 2023 में शुरू हुई जब मेरा तबादला कराची से एबटाबाद हुआ। मुझे हमेशा से एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड की तलाश थी। इसी तलाश में मैं एबट के मशहूर लेडीज़ पार्क पहुंचा, जहां मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो 24 से 25 साल की गोरी चिट्टी लड़की थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। इसका कद तकरीबन 5 फुट 6 इंच था। मैं इस लड़की के करीब गया और इससे बातचीत शुरू की फिर मैंने इससे इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम सलमा बताया। बटुम्बा बातों में इसने बताया कि इसका ससुराल के साथ झगड़ा चल रहा है और इसका शौहर इस वक्त सऊदी अरब में है और वह भी सिर्फ और सिर्फ अपने वलिदैन की सुनता है। मैंने हमदर्दी से इसकी ससुराल से लड़ाई का सुनकर इसका एतमाद जीत लिया। फिर मैंने इसे अपना नंबर दिया और वापसी पर इसने कॉल करके मुझे थैंक्स कहा। इसके बाद हमारी बातों का यह सिलसिला 3-4 माह तक चलता रहा। इस दौरान सलमा मुझसे काफ़ी बेमतलूबा हो गई और मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। वह उन दिनों मनाज़ा में अपने ससुराल में थी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। यह दिसंबर का महीना था। 20 तारीख की सुबह में अपनी गाड़ी में निकला और तकरीबन 1 घंटे में मनाज़ा पहुंच गया, क्योंकि इसने बस स्टैंड के पास मिलने का कहा था। मैंने इलाके का जायजा लिया और दिन के 11 बजे इसे कॉल की कि मैं पहुंच चुका हूं। न जाने क्या सोचकर मैंने इससे फरमाइश की कि अगर बुरा ना माने तो वही सूट पहनकर आना जो पहली मुलाकात में पहना था। सलमा पहले खामोश रही, फिर हंसकर बोली, आमिर आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने बैठने के लिए बस स्टैंड के करीब मियाँ उस्मानिया रेस्टोरेंट का इंतखाब किया। तकरीबन दिन के 12 बजे इसकी कॉल आई कि वह घर से निकल रही है, तो मैंने इसे लोकेशन बता दी और कॉल करते ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर धूप में आकर इसकी राह देखने लगा। कुछ देर बाद वह सड़क के इस पार से आती दिखाई दी। मैंने सलाम किया और इसे लेकर रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ा। मैं आगे बढ़कर इसके लिए दरवाज़ा खोला, जिसे सलमा ने गौर से देखा और अंदर दाखिल हो गई। मेज पर जाते ही सलमा ने कहा कि आज बिल वो देगी क्योंकि मैं मेहमान हूँ। मैंने शौकी से कहा, अगर मेहमान समझना है तो मैं चला जाता हूँ। वैसे भी मैं बाहर का नहीं घर का खाना खाता हूँ। वो बोली, पहले बताते तो घर से बना लाती। खैर, मैंने वेटर को बिलका मटन कढ़ाई का ऑर्डर दिया और जब वह मेरी प्लेट में खाना डालने लगी तो मैंने रोककर कहा, अब एक ही प्लेट में खाना डाल दे, सुना है एक ही प्लेट में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। बातों बातों में सलमा ने कहा कि काश हम दिन रात कॉल पर बातें कर सके, यहाँ तक की बात करते करते ही ऊँख लग जाए। जब मैंने घर वालों का मसला उठाया तो इसने फ़ौरन कहा, मैं अभी एक सिम निकलवा रही हूँ जो सिर्फ अब के लिए होगी और इस पर सिर्फ अब की कॉल रिसीव की जाएगी। खाना खाने के बाद 2500 रुपये बिल बना। सलमा पैसे देने लगी, मगर मेरे देखने पर वह खामोश हो गई और बिल मैंने अदा किया। वापसी पर जब वह गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो इसके दोपट्टे का प्लो बाहर लटक रहा था। मैंने दोबारा दरवाज़ा खोला, ज़मीन से प्लो उठाकर इसके हाथ में दिया और दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सलमा ने पूछा, आमिर क्या तुम पूरी ज़िंदगी मेरा ऐसे ही ख्याल रखोगे? मैंने जवाब दिया, सलमा अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो यकीनन ऐसा ही करूँगा। फिर सलमा ने कहा, आमिर आपका बहुत शुक्रिया मुझे इतनी पाकेटा देने का। आज मैं एक बात कह दूं कि आज मैं खुश हूं कि मैंने जिस बंदे के लिए अपने घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला है वह बंदा कोई ख़ानदानी इंसान है। इसी दौरान हम लोग मोबाइल मार्केट में पहुंच गए। मैंने वहां से वीवो कंपनी का मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद ओमा की पाइन के यहाँ पर गए और वहां से हमने 2 सिम्स खरीदी। ओमा की सिम खरीदने के बारे में रास्ते में हमारी डिस्कस हो गई थी। जैसे ही हम लोगों ने सिम खरीदी, इस वक्त सलमा ने अपनी सिम मोबाइल में डाली और मेरे नंबर पर कॉल कर दी और मुझे इंक के इशारे से समझाया कि कॉल अटेंड करो। मैंने कॉल अटेंड की और जोन की पाइन के यहाँ से बाहर निकल आए तो सलमा ने मुझे कहा, अच्छा आमिर अब मैं चलती हूँ और बाकी बातें मैं मोबाइल पर करती जाऊँगी। मैंने कहा, सलमा अच्छा तो नहीं लगता कि आपको इस तरह अकेला जाने दूँ, लेकिन मजबूरी है कि आपके ससुराल वाले ना देख ली। सलमा ने कहा, नहीं नहीं आमिर ऐसी बात नहीं है, मैं समझती हूँ अपने मसा को, अब परेशान ना हूँ, बाकी बातें मैं कॉल पर करती रहूँगी। मैंने कहा, ठीक है सलमा, अपने क्लेमी भी निकलता हूँ। सलमा ने फ़ोन अपने हैंडबैग में डाला और हेडफोन अपने कानों के साथ लगा दिए और कहा, चली फिर बाकी बातें मोबाइल पर होंगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मोबाइल को गाड़ी में चार्जिंग पर लगाया और कॉल पर बात शुरू कर दी। सलमा बोली, आमिर आपको पता है मैं मोबाइल पर कॉल क्यों कर रही हूँ? मैंने कहा, नहीं सलमा मुझे अंदाज़ा नहीं, अब बताएं क्यों।
सलमा बोली, आमिर मैं चाहती हूँ कि अब जिंदगी में जब तक मेरी सांस है मैं सिर्फ अब से बात करती रहूँ। मैंने कहा, खाली बात ही करती रहेंगी, आप फिर साथ भी ना बाओगे। सलमा बोली, आमिर जो लड़की सारी जिंदगी बात करने का कह रही है तो वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी फिर आज से ही आपको प्यार में फंसाने की तैयारी करता हूँ। सलमा हंसकर बोली, फंस तो इस दिन गई थी जब पहली मुलाकात हुई थी। अगर अपना अच्छे लगते तो कभी भी मैं आपसे मिलने ना आती बगदाद। मैंने कहा, दिल तो मेरा भी यही कह रहा था, लेकिन अब के मुन्ना सुनने का दिल था कि अब मुझे कही कि आमिर अब मुझे अच्छे लगते हो। सलमा बोली, आमिर कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो? तो मैंने कहा, यार यही कोई 50 से 60 के दरमियान है क्योंकि रास्ते पर ट्रैफिक है इस वजह से। सलमा बोली, मैंने इसी वजह से पूछा है कि कहीं ज़्यादा स्पीड की वजह से कोई मसला ना हो जाए। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब परेशान ना हूँ। फिर सलमा बोली, नहीं आमिर अब नहीं समझोगे औरत के दिल को और ना ही अब समझ सकोगे। मैंने कहा, अच्छा बाबा अब ठीक कह रही हो। और बहुत सी बातें इसी दौरान होती रही और इसी दौरान मैं अपने बंगले पर पहुंच गया जो कि कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। इस तरह बातें करते करते कोई 5 महीने गुजर गए और मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि ना ही पूछे। एक तो सलमा मुझे कॉल के अलावा छोड़ती नहीं थी कि मैं किसी से मिल सकूं और दूसरा इसका यह फ़ायदा हुआ कि हम लोग एक दूसरे से बहुत फ्री हो गए। अब हमारी बातें ज़्यादा प्यार मोहब्बत की होती थी। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से घर आया तो सलमा की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड की तो सलमा कहने लगी, आमिर अब कभी आओ ना मेरे घर, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। यह कहकर सलमा ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा कॉल मिलाई लेकिन सलमा ने कॉल अटेंड ना की और खाली एक मैसेज कर दिया कि थोड़ी देर के बाद बात करूंगी। मैंने भी एक मैसेज कर दिया कि कॉल अटेंड करो। फिर मैंने कॉल की तो सलमा ने कॉल अटेंड की और कहा, सॉरी आमिर, बस जो बात दिल में थी वह कह दी, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। मैंने कहा, सलमा? तो सलमा बोली, जी मेरी जान। मैंने कहा, सलमा असल में जब पाक में आपको मैंने देखा तो इसी वक्त में अपर मर मिटा था सच्चे दिल से। सलमा बोली, तो अपने इतनी देर क्यों कर दी बताने में? यह बात करते ही सलमा रो पड़ी और फिर बोली, क्या मुझसे इकरार करवाना था अपने कि मैं दिलो जान से अब पर मर मिटी हूँ? मैंने कहा, नहीं सलमा ऐसी कोई बात नहीं है। सलमा बोली, आमिर एक बात याद रखना, मैं एक औरत हूँ लेकिन एक बात मुझे भी पता है कि जब एक औरत घर से किसी के लिए कदम बाहर निकालती है तो मर्द जितना भी इस पर मरता हो जिंदगी में एक ना एक दफ़ा इसे ताना लाजमी देता है। मर्द यह नहीं समझते कि औरत अगर घर से निकलती है तो वह इसकी मोहब्बत की वजह से निकलती है। खैर मैं यह कह रही थी कि मैं एक शादीशुदा औरत और एक बच्चे की मां हूँ। तुम मेरे लिए मर तो सकते हो लेकिन मेरे साथ शादी नहीं कर सकते और मैं यह बात चाहती भी नहीं हूँ कि अब से शादी हो। लेकिन एक बात का वादा करती हूँ, आज से सलमा अब की हुई बस। मैं तो बिल्कुल चुप हो गया। फिर सलमा बोली, आमिर अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना। मैंने जो कहा वह 100% सच है। मैं मजीद झूठ के सहारे नहीं चल सकती थी। मैंने कहा, नहीं सलमा ऐसी बात नहीं है, अब परेशान ना हूँ, मैं कभी भी आपको ताना नहीं दूंगा, यह मेरा वादा है अब से। सलमा बोली, आमिर अब बहुत अच्छे हो। तो मैंने कहा, खैर तो है सलमा, बड़ा प्यारा रहा है मेरे ऊपर। तब सलमा ने एक गजल पढ़ी, मेरे पागल पिया मेरी चाहत ना कर, मुझे सोचा ना कर, मुझे जाना ना कर, मैं हूँ बात सबा जो कि रोकती नहीं, मैं हूँ ऐसी घटा जो कि बरसती नहीं, मेरे पागल पिया मेरी चाहत ना कर। फिर मैंने कहा, सलमा और सुनाओ ना? तो सलमा बोली, फिर कभी सुनाओगे? एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था कि मुझे हेड ऑफिस से मेरे इमा का फ़ोन आया। इमा ने कहा, आमिर कैसे हो और दिन कैसे गुजर रहे हैं बटा आबाद में? मैंने कहा, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दिन तो बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं। इमा ने कहा, आमिर एक छोटा सा काम है, इस काम के लिए मैं किसी और को भी कह सकता था लेकिन मुझे सिर्फ अब पर एतबार है, अगर ज़्यादा मज़ूफीटा ना हो तो कर सको तो बता देता हूँ। मैंने कहा, सर अब हुक्म करे, काम हो जाएगा। इमा ने कहा, आमिर असल में हमारा जो ऑफिस है ना सीआई में, इसकी मुझे दिन बाद दिन कुछ कंप्लेंट आ रही है। अपने अपने तौर पर अचानक जाना है और इसको चेक करना है कि क्या कंप्लेंट्स जो आ रही है वह सही है ना गलत, और मुझे एक रिपोर्ट में सारी तफसील बतानी है। लेकिन एक बात कहूँगा कि आपके दौरे का किसी को कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, सर यह तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सर वह दौरा किसी लिहाज से करना है और आपको रिपोर्ट किस चीज़ की देनी है? इमन ने कहा, आमिर सुना है कि वहाँ का जो इंचार्ज है वह वकस की तनख्वाहों में से पैसे काटता है और कहता है कि यह हेड ऑफिस की तरफ से कटिंग हुई है। अपने पिछले 6 माह की तनख्वाह का रिकॉर्ड चेक करना है। मैंने कहा, सर ठीक हो गया, यह काम हो जाएगा।
लेकिन सर एक मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि अगर मैं इस तनख्वाह के दूसरे दिन चला जाऊं तो क्या बात है, ताकि वह इस तनख्वाह की कटौती भी कर ली हो, टका हाथों पकड़ा जाए। इमन ने कहा, आमिर आइडिया तो बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया, और इस वक्त तक मैं आपको एक ऑफिशियल लेटर भी भेज देता हूं जिसमें आपके दौरे के बारे में जिक्र होगा। तो मैंने कहा, सर बिल्कुल ठीक हो गया। इमन बोला, और हम आमिर आने और जाने का जितना अभी खर्चा होगा वह अपने बिल भेज देना है, हेड ऑफिस आपको इसी वक्त पेमेंट कर देगा। इसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि सलमा का घर भी मनाज़ा में है, तो क्यों ना इमन के सामने नंबर्स बना लूँ। सर बिल की कोई बात नहीं, मेरे जानने वाले बहन मनाज़ा में मैं रात को उनके पास रुक जाऊँगा, दूसरी सुबह सवेरे सन्याई पहुंच जाऊंगा, वहां से काम खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगा और रात को जानने वालों के पास रुककर तीसरे दिन रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। इमा बोला, आमिर बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने कहा, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। इमा बोला, ओ आमिर गुड बाय। तो मैंने कहा, सर ठीक है। और जैसे ही इमा की कॉल बंद हुई तो मैंने सोचा कि कुछ हो ना हो इस वीकेंड पर मैं सलमा के घर जरूर जाऊंगा। साथ दिल में यह भी ख्याल आ गया कि सलमा को अचानक सरप्राइज देना है। मनासा पहुंचना भी सुबह के 9 बजे के बाद है, और वैसे भी सलमा कॉल पर लगी होती है। मेरे साथ बातों बातों में हालात का भी पूछ लूँगा। इसके बाद मैं दफ्तर के कामों में मसापा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद सलमा की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड की। सलमा बोली, कैसी है मेरी जान की जान? तो मैंने कहा, आपकी जान ठीक है। सलमा बोली, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, पहले थोड़ा मसापा था, अभी फ्री हूँ और कोई काम नहीं है। सलमा बोली, अच्छा मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि इस वीकेंड पर कहीं बिजी तो नहीं हो। असल में मैंने अम्मा और अब्बू से मिलने इबटड़ा आना है, सोचा जान से पूछ लूँ। अगर बिजी नहीं हूँ वीकेंड पर तो आ जाती हूँ, और अगर अब बिजी हूँ तो मैं अगले वीकेंड पर आ जाऊँगी। मैंने कहा, नहीं सलमा, मुझे इस वीकेंड पर किसी काम के सिलसिले में हेड ऑफिस जाना है और अब अगले वीकेंड पर आ जाना। सलमा बोली, ठीक है मेरी जान, और अच्छा घर कब जाओगे? तो मैंने कहा, बस जब दिल करेगा चला जाऊंगा। सलमा बोली, अच्छा जब घर पहुंच जाना तो बताना, एक चीज़ बाऊंगी आपको। मैंने कहा, क्या चीज़ बाऊगी? तो सलमा बोली, बस है कोई खास चीज़, जब आएगी तो बताना कि कैसी लगी। मैंने कहा, अच्छा रुको, बस में भी निकलता हूँ अभी घर के लिए। तो सलमा बोली, ठीक है निकलो। मैंने फ़ोन साइड पर रखा और ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठा और 20 मिनट के बाद बंगले पर पहुँच गया। इस दौरान सलमा से बहुत सी बातें भी होती रही। जब बंगले पर पहुंच गया तो सलमा को कहा, हम बोलो क्या भेजना था? सलमा ने कहा, 2 मिनट इंतजार कर, अभी व्हाट्सएप करती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी ही देर में कोई 3-4 व्हाट्सएप पर तस्वीरें आई हुई थी। मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो वह सलमा की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में सलमा ने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद सलमा का मैसेज आया कि कैसी लगी तस्वीरें आमिर? तो मैंने कहा, बहुत अच्छी लगी। सलमा बोली, ठीक है। इस दौरान बहुत सी बातें होती रही और रोजाना की तरह सारा दिन बातें करते, इस तरह करते करते जुम्मे का दिन आ गया और आज मुझे सनायाई भी जाना था। उधर से सलमा की कॉल ही बंद नहीं हो रही थी। मैंने सोचा इसको कैसे मैं चुप करवाऊं और इसका फ़ोन बंद हो। खैर मैंने कहा, तैयार हूँ। तो सलमा ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? मैंने कहा, कॉल पर बताया तो था कि इस वीकेंड पर हेड ऑफिस जाना है। सलमा ने कहा, ठीक है, मैं भूल गई थी। फिर सलमा ने कहा, और सुनाओ जान, बात तो होती रहेगी। आमिर, असल में अब से बात किए बिना रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा, अच्छा थोड़ा इंतजार करो, मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगा लूँ, साथ साथ बात भी करता हूँ। सलमा बोली, 1 मिनट इंतजार करो, शायद साथ घर वालों से कोई आया है, मैं उनको ज़रा देख लूँ, आप अपने काम करो। मैंने कहा, ठीक है सलमा, आप अपने काम कर लो और मैं भी फ्री होकर बात करता हूँ। शाम के सुबह के 8 बजे मैं अपने बंगले के गैराज में आया और गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी सटटा की मुझे ख्याल आया, मैं गाड़ी पर तो चला जाऊं लेकिन सलमा के घर खड़ी कहाँ पर करूंगा। लिहाजा मैंने वैगन पर जाने का सोचा और बाहर बंगले से बाहर निकल आया। इसी दौरान मैंने कोशिश की कि मोबाइल को म्यूट पर लगाकर रखूं ताकि सलमा को पता ना चले कि मैं मनाज़ा आ रहा हूं। मैं तकरीबन दिन के 10 बजने में 20 मिनट बाकी पर मनाज़ा अड्डे पर पहुंचा और देखा तो सलमा की कॉल ख़त्म हो गई थी, काट गई थी। मैंने कॉल की तो सलमा ने उठाई और कहा, कायटा आज पहली दफ़ा कॉल कटने के बाद अपने बहुत देर के बाद कॉल की है। मैंने कहा कि बस हेड ऑफिस से कॉल आ गई थी तो उनके साथ बात कर रहा था। फिर मैंने कहा, सलमा क्या कर रही हो? तो सलमा बोली, वही यार, रोज उम्र रह के काम कर रही हूँ। अभी बर्तन धोए हैं, किचन में रखकर अभी कमरे में जा रही हूँ। मैंने कहा, क्यों आज बात नहीं करनी? सलमा बोली, आमिर ऐसी बात ना किया करो, आपसे बात करने के लिए ही तो कमरे में जा रही हूँ।
मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा क्यों आज आपके ससुर और सास सो गए हैं? तो सलमा बोली हम वो तो खाना खाते ही सो जाते हैं। इसी दौरान बातें करते करते मैं सलमा के घर की तरफ पैदल ही चल पड़ा। घर का एड्रेस मैं बहुत पहले ही बातों बातों में पूछ चुका था। मुझे घर के एड्रेस का तो पता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि घर का दरवाज़ा किस कलर का है। मैं थोड़ा चुप हुआ तो सलमा ने कहा आमिर क्यों चुप हो गए हो? तो मैंने कहा एक मुश्किल में फंस गया हूँ। सलमा जल्दी से बोली खैर तो है, जल्दी बताओ क्या हुआ? तो मैंने कहा सलमा नाराज तो नहीं होगी। सलमा बोली अब्बा को भी जल्दी क्यों परेशान करते हो? मैंने कहा सलमा मैं अब की गिल्ली में पहुंच गया हूँ, लेकिन घर के दरवाजे का नहीं पता कि किस कलर का है। सलमा ने बहुत जोर से बोली यूं समझ ले कि चीखी के किस्म खाओ। तुम मेरी दिल्ली में आए हो और मेरे पास आए हो। मैंने कहा सलमा आपकी किस्म जल्दी बताओ घर कौन सा है? सलमा बोली अच्छा अच्छा फ़ोन बंद ना करना, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जल्दी करो। सलमा जल्दी जल्दी घर के दरवाजे पर पहुंची तो जैसे इसने दरवाज़ा खोला तो मुझे दूर से दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई तो मैं इस सम चल पड़ा। मैं जब इस तरफ चला तो कोई दरवाजे से निकलकर बाहर खड़ा था तो मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि सलमा तो यह नहीं हो सकती। मैं इसी सोच में मसापा था तो सलमा की आवाज़ मुझे मोबाइल में सुनाई दी। आमिर आप आ रहे हो? तो मैंने कहा आ तो मैं रहा हूँ, लेकिन यह बाहर कौन खड़ा है? सलमा बोली आमिर यह मैं खड़ी हूँ। मैंने कहा सलमा अब बाहर क्यों आई हो? अब चुल्लू अंदर मैं आ रहा हूँ। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी और दरवाजे के पास पहुँच गया। देखा तो वह सलमा थी। ना तो इसका दुपट्टा था और ना ही पाँव में इसने चप्पल पहने हुए थे। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो सलमा कहने लगी आमिर बस यह कहूँगी कि आपकी मोहब्बत ने मुझे खरीद लिया है। मेरी हालत देख ले, ना तो दुपट्टा किया और ना ही पाँव में जूती है। आगे अब खुद समझदार रहें। मैंने कहा ठीक है बाबा अंदर खुल लूँगे, आप फिर यहीं पर रहना है। तो सलमा आगे की तरफ इशारा किया और मेरे पीछे चल पड़ी। सलमा बोली आमिर ज़रा दरवाजे के पास रुक जाना। तो मैंने कहा ठीक है और मैं दरवाजे के सामने रुक गया। सलमा के घर से इसके अच्छे हालात का पता चल गया कि यह एक खाते पीते घराने से है, क्योंकि मेरी आंखों ने जो देखा था वह कुछ इस तरह था। जैसे ही गेट में दाखिल हुआ तो गेट के ऊपर बरामदा टाइप छत थी, यानी कि गेट के ऊपर छत थी और वह पूरी की पूरे सहन के ऊपर भी थी। सामने एक सुजुकी कल्प्स खड़ी थी और इसको क्रॉस करके सामने एक दरवाजा था। एक साइड पर गैलरी जा रही थी पीछे की तरफ और वह बाद में देखी थी। दरवाजा जैसे ही खोली तो एक टीवी लॉन्च था। एक तरफ किचन और किचन के साथ कमरा था। फिर दरमियान में एक कमरा था और एक कमरा बिल्कुल कोने में था और साथ ही एक मेहमानों के लिए भी कमरा था जिसका दरवाजा भी दूसरी तरफ गैलरी में खिलता था और मैं अभी तक मेन गेट के पास ही खड़ा था। हमारी बातचीत होती रहती थी कॉल्स पर, लेकिन आज हम लोग आमने सामने थे। सलमा तो मुझे देखकर ही पागल हो गई थी। फिर इसने मुझे कहा कि चलिए मेरे साथ और वह मुझे अपने किचन के साथ वाले कमरे में ले गई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया तो कमरे की हालत कुछ इस तरह थी। कमरे में नीचे एक बहुत ही आला क्वालिटी का कलीना बिछा हुआ था जिसके अंदर मेरे पाँव बिल्कुल धंस गए थे। कमरे के दरमियान में एक डबल बेड था जिस पर कम कम बहुत ही नरम किस्म के 5 के करीब छोटे छोटे तकिए पड़े थे। कमरे की एक साइड पर बहुत ही आला क्वालिटी का 5 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ था। दौर से ही सोफ़े की नरमी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। एक अद्ज़ लगा हुआ था और 75 इंच की सन कंपनी की लिड लगी हुई थी। मैं आराम से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे के साथ ही अपनी चप्पल जब उतारने लगा तो सलमा ने कहा नहीं अब चप्पल ना उतारे, अब चली बेड पर बैठे। मैंने कहा क्यों? तो सलमा ने कहा नहीं अब चली मैं बताती हूँ। मैंने कहा सलमा अब कम से कम चप्पल तो पहन लो। तो सलमा बोली आमिर मैं हर काम कर लूँगी, पहले अब रिलैक्स होकर बैठ जाए। मैं आराम से गया और बेड के ऊपर टेक लगा के बैठ गया। मैं कुछ इस तरह से बैठा हुआ था कि मेरा दाएं पाँव चप्पल की वजह से बेड से नीचे था और बाई टांग बेड के ऊपर थी। मैं आराम से बैठा तो बेड की दूसरी तरफ से सलमा आई और साइड पर तकिए पड़े हुए थे। इसने मेरे सर के नीचे रख दिए और आराम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अभी तक सलमा ने चप्पल नहीं पहनी थी। सलमा आराम से नीचे हुई और मेरे जूते उतारने लगी तो मैंने सलमा को कहा सलमा प्लीज़ अगर मेरी आपके दिल में कोई भी इज्जत है तो खुदारा कभी मेरे 2 काम नहीं करने अपने। सलमा बोली जी आमिर बोले वह कौन से 2 काम हैं? मैंने कहा कभी भी जिंदगी में मेरे ना तो जूते पलिस करने हैं और ना ही उतारने हैं। सलमा बोली आमिर ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यह काम करने से रोक दिया? मैंने कहा सलमा औरत की अपनी एक इज्जत होती है और मैं वह इंसान नहीं कि इस औरत से अपने जूते पिस कराओ।
सलमा बोली अच्छा बैठो और आराम से टीवी पर कुछ देखो, मैं 2 मिनट में किचन में जाकर कुछ बना के लाती हूँ। मैंने कहा नहीं सलमा, अगर बुरा ना लगे तो किसी टकपा में ना पड़ो, बस उधर आओ और मेरे साथ बैठ जाओ, बातें करते हैं। सलमा बोली आमिर बताओ ना, कुछ तो बताओ, क्या खाओगे? तो मैंने कहा अच्छा देख, कोई चिकन पड़ा है तो इसे खाली काली मिर्च के साथ रोस्ट करके ले आओ। सलमा बोली अब आराम से टीवी देखो, मैं अभी आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सलमा। इसके बाद सलमा किचन में चली गई। कोई आधे घंटे से ज़्यादा टाइम के बाद सलमा आई और एक बहुत ही बड़ी प्लेट में कम से कम 1 किलो के करीब चिकन को रोस्ट करके लाई। सलमा के हाथ का बना हुआ चिकन मैंने खाना शुरू किया, बहुत ही मज़े का बना हुआ था और यकीन जाने सारे का सारा चिकन में और सलमा खा गए। इसके बाद सलमा को मैंने कहा कि कोई ड्रिंक है तो ले आओ। सलमा ने कहा सॉरी आमिर, घर में इस वक्त नहीं है, अगर फिर कभी आए तो अब की हर चीज़ पूरी पड़ी होगी। आपको यह बताता कि लकी सलमा ने हल्की पीले कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, इसमें सलमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। खैर इसके बाद हम एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर मैंने सलमा को कहा कि मैंने जाना है, मेरा कोई काम है, सिया इस सिलसिले में शायद एक दिन वहीं पर रुक जाओ। सलमा बोली आमिर चाहे कुछ भी हो जाए तुमने मेरे घर वापस आना है बस। मैंने कहा सलमा देखो सरकारी काम है, देर सवा हो सकती है। सलमा बोली आमिर सरकारी काम सुबह के 4 बजे के बाद नहीं होते, लिहाजा अपने आना है और यह बात कान खोलकर सुन लो। मैंने कहा ठीक है सलमा, जैसे तुम कहो आ जाऊंगा। बड़ी मानटूम के साथ मैंने सलमा से जान छुड़वाई और इसके घर से निकला और मेहमान सेहरा बस 10 पर आया। 2 कप चाय के पिए और सनाई वाली वैगन की तरफ चल पड़ा। इस दौरान अपना मोबाइल देखा तो कोई 20 के करीब सलमा की कॉल्स वगैरह आ चुकी थी। मैंने देखा तो दोबारा सलमा की कॉल आ रही थी। मैंने कॉल उठाई और कहा हेलो कायेटा। तो सलमा बोली यार तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो मैंने कहा यार मैं होटल में बैठा था इसलिए रिंग ना सुनी। सलमा बोली अच्छा इसलिए फ़ोन किया था, आने का क्या प्रोग्राम है? और अपनी जान से पूछना था कि क्या खाओगे? मैंने कहा सलमा जो दिल करे बना लेना। तो सलमा बोली आमिर मैं छोटे गोश्त की कढ़ाई बनाऊंगी, कम से कम 2 किलो की, साथ मछली होगी और रोस्ट होगा, अगर दिल करे तो बताना और भी कुछ बना लूंगी। इसी दौरान बटूम में मैं सन्याई पहुंच गया। मैंने सलमा से कहा अच्छा ऐसा करो कि मैं पहुंच गया हूं सन्याई, अभी मैं अपने काम में बिजी हूं, तुम ऐसा करो कि कॉल लगी रहे, अगर कोई घर का काम करना है तो वह करो, ऑटोमेटिक कॉल ने जब बंद होना होगा बंद हो जाएगी और मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। सलमा बोली नहीं नहीं ठीक है अब आराम से कॉल करो, मैं भी बस घर के काम से थोड़ा फ्री होकर नींद करूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है सलमा। इसके बाद मैंने अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रख दिया और गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कोई सुबह के 9 बजे के करीब में सन्याई के मेन रोड पर पहुंच गया था। इसके बाद मैंने वहां से पिकअप की और मतलबा एड्रेस पर पहुंच गया। दफ्तर में दाखिल होने से पहले मैंने देखा कि वहां अभी तक कोई भी नहीं आया, जबकि हमारे हेड ऑफिस के उसूल के मुताबिक सुबह के 8 बजे सबने पहुंच जाना होता है। मैंने बाहर ही इंतजार किया। शुक्र है कि मेरी अभी बटबड रीजन में नई पोस्टिंग हुई थी, इस वजह से मुझे अभी तक ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। बहरहाल उन्हीं सोचों में मैं गुम था तो तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद कैसे आया जिसने दफ्तर खोला और सफाई शुरू कर दी। मैंने कहा कहाँ हैं ऑफिस के लोग? तो इसने एक दफ़ा तो मुझे हैरानी से देखा कि मैं कौन हूँ जो उनके दफ्तर के लोगों का पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर पता नहीं इसे क्या ख्याल आया तो इसने कहा साहब बस अभी आते ही होंगे। जैसे ही इसने दफ्तर की सफाई की मैंने चुप करके इसके दफ्तर के इंचार्ज के ऑफिस में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। इतनी देर में सफाई करने वाले ने मुझसे पूछा साहब चाय लाओ? मैंने कहा कि नहीं चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इंचार्ज साहब को मिलने आया हूँ, अगर कोई आज का अखबार मिल सकता है तो मुझे दे दो। कैल्जी ने कहा जरूर साहब। कैल्जी के अखबार के दे जाने के बाद अभी तक मैंने अखबार का पहला ही सफ़े की हेडलाइंस ही पढ़ी थी कि सारा स्टाफ आना शुरू हो गया। मैं चुप करके देखता रहा। हमारे रीजन के इस ऑफिस में टोटल 12 के करीब सिटाया थे, जिनमें से 7 के करीब लेडीज़ थी। सारे का सारा स्टाफ जब आ गया लेकिन अभी तक जनाब इंचार्ज साहब नहीं पहुँचे थे। सिटाया आया तो उन सिटाया में मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उनमें जो लेडीज़ थी वह सारी की सारी ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल से कम उम्र ही होंगी। मैं सबको चुपचाप देखता रहा और तकरीबन दिन के 10 बजे के करीब इंचार्ज के कमरे से निकलकर महल के दरमियान में खड़ा हुआ और अपने गिले को थोड़ा सा साफ करते हुए कहा सलाम वलकम। कहाँ है इस दफ्तर का इंचार्ज? उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की लड़की थी, उम्र इसकी शायद 24 साल होगी। इस लड़की ने खड़े होकर कहा जी पहले अब बताएं आप कौन? मैंने कहा मेहरबानी फरमाएं पहले अब बताएं आप कौन है, आपका नाम क्या है और इस दफ्तर में आपकी पोस्ट क्या है? वह बोली मेरा नाम मायना है।
मैं इस दफ्तर की सेकंड इंचार्ज हूँ। मैंने कहा, मिस मायना, आपकी एजुकेशन क्या है और आपको किसने ऐप अवॉर्ड किया है यहाँ? मायना बोली, जी मैं हेड ऑफिस से ही एवाटा हुई हूँ और मैं एजुकेशन MSc है। मैंने कहा, मिस मायना, क्योंकि आप इस वक्त सेकंड इंचार्ज हैं, लिहाजा अगले 10 मिनट में अपने उन तमाम लोगों की तफसील ले आए जो कि इस दफ्तर में लोग नौकरी कर रहे हैं। मैं इंचार्ज साहब के दफ्तर में बैठा हूँ और हम जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको भी फ़ोन करके बुला लें। बाकी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस बारे में हेड ऑफिस कॉल करके इमे साहब से पूछ ले। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फिर मैं आराम से इंचार्ज के दफ्तर में आया। दफ्तर की यह सूरत हाल थी कि दफ्तर की चारों साइड्स पर जो दीवार थी वह शीशे की थी और शीशा भी इस किस्म का लगा हुआ था जो कि हाफ शीशा बुलेट था, यानी कि इस शीशे से दोनों साइडों पर नजर नहीं आता था। खैर मैं दफ्तर में जाकर बैठ गया। कोई 7 मिनट के बाद मायना दफ्तर में दाखिल हुई और मेरे सामने खड़ी हो गई। मोहरे बोली, सर यह लिस्ट ले ले। तो मैंने कहा, मैं